गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 केमिकल थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, थर्मोडायनामिक वैसे तो फिजिक्स का सब्जेक्ट है। जिस तरह फिजिक्स में हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स को अगर आप एक वर्ड में कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि थर्मोडायनामिक्स डील विद द एनर्जी एक्सचेंज। ओके, एनर्जी में होने वाले एक्सचेंज के साथ डील करता है थर्मोडायनामिक्स। ओके, एक्चुअल डेफिनेशन इसकी अगर हम देखें तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट एंड देयर इफेक्ट ऑफ ऑन द मैटर्स। देखो, जैसे कि हीट के डिफरेंट, आप कह सकते हो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म। जैसे आप हीट की बात करो, हीट भी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके अलावा आप चलते हो रिएक्शंस में, तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल का अगर आप एग्जांपल लेते हो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स का एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, तो वहाँ हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर एक्चुअल डेफिनेशन हम देखें केमिकल थर्मोडायनामिक्स की, ये तो बात थी हमारी थर्मोडायनामिक्स की कि जिस तरह से वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, कैसे वो डील करता है एनर्जी एक्सचेंज के साथ और उसका इफेक्ट, उस एनर्जी एक्सचेंज का इफेक्ट ऑन द मैटर, ये चीज़ हम डील करते हैं। फिर हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स की अगर बात करें तो देखो, केमिकल थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशन ऑफ हीट एंड वर्क। ओके, किसका इंटर रिलेशन, हीट का और वर्क का। ठीक है, विद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के साथ किस तरह से आपने हीट दी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को, तो उससे उस केमिकल रिएक्शन ने कितना वर्क किया। ठीक है, क्या प्रोडक्ट आपको मिला, ये सारी स्टडी आप करते हो, तो आप बात कर रहे होते हो केमिकल थर्मोडायनामिक्स की। और अगर हम अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करें तो हम कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स का एक दूसरे में होने वाला एक्सचेंज ही कहलाता है थर्मोडायनामिक्स। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कप ऑफ टी का। ओके, हॉट कप ऑफ टी आपके सामने है, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई। पहले उसकी एनर्जी हायर थी, हीट ज़्यादा थी, हीट एटमॉस्फेयर में चली गई, तो वो कप ऑफ टी जो है, वो जो कॉफ़ी का कप है, वो ठंडा हो गया। इट मीन्स कि वहाँ पर एक्सचेंज हुआ है। ओके, एनर्जी की फॉर्म्स का एक्सचेंज हुआ है, तो उसे हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स या थर्मोडायनामिक्स नाम दे सकते हैं। अब आप बात करो लिमिटेशंस की, तो देखो लिमिटेशंस यानी कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो थर्मोडायनामिक्स को, कहाँ वो थर्मोडायनामिक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो है, इट इज़ एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड नॉट टू द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या समझ में आता है हमें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक? नेम इंडिकेट करते हैं, मैक्रो यानी बल्क, बहुत बड़ी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, माइक्रो मीन्स छोटा। ओके, तो ये जो हमारी केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, ये हमारी थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर। जैसे कि देखो, यहाँ हमने देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, मान लो एक कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आप उन्हें हीट देते हो, यानी आप क्या कर रहे हो, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसकी तरफ एनर्जी दे रहे हो उसे। तो ये हीट इस एक मॉलिक्यूल को कितनी मिली, इससे हमें इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस वाटर के या जो भी इसमें मैटर फिल है, उसके एक मॉलिक्यूल ने कितनी हीट गेन की। जबकि हम बात करते हैं पूरे कंप्लीट कंटेनर में प्रेजेंट जो भी हमारे पास गैस थी या वाटर था, जो भी इसमें प्रेजेंट था, उस पूरे गैस ने, पूरे बल्क ने कितनी हीट अब्जॉर्ब की, उस चीज़ की हम बात करेंगे। तो ये हमारे लिए प्रिडिक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इस एक मॉलिक्यूल ने, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक मॉलिक्यूल ने कितनी हीट गेन की, इसकी आप स्टडी नहीं करते हो, आप पूरे बल्क की स्टडी करोगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में आपको पूरे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी करनी होती है, सबसे पहली चीज़ ये होती है। और सेकेंड है इसकी लिमिटेशन कि इट कांट प्रेडिक्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जिस तरह आप 12th में पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पर आप स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हो, यानी कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। जबकि थर्मोडायनामिक्स की अगर आप बात करते हो तो थर्मोडायनामिक्स स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात नहीं करता, उसे मतलब नहीं है कि कितनी स्पीड के साथ कोई रिएक्शन हो रही है। जबकि थर्मोडायनामिक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात करता है। फिजिबिलिटी यानी कोई एक रिएक्शन कितनी आसानी से हो जाती है, या उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है, या वो रिएक्शन खुद ऑटोमेटिकली होने के बाद हमें हीट प्रोवाइड कराती है। इस फिजिबिलिटी की बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में। ओके, तो थर्मोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, जो हमारा जनरल सा कंसेप्ट है, वो हमारा क्लियर होता है कि एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स है क्या, किसकी हम स्टडी करते हैं, हीट ट्रांसफॉर्मेशन की। जैसे देखो, आप फ्यूल है, फ्यूल को ही बर्न करते हो आप। ठीक है, पेट्रोल देख लो, हाइड्रोकार्बन का कोई भी फ्यूल होता है, हम उसे एनर्जी देते हैं।
ठीक है। तो वो फ्यूल क्या करता है, अपनी एब्जॉर्ब जो भी उसके अंदर पहले से जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को हीट मिलने के बाद वो हमें दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी समझ लो, जिससे कि हमारे जो सब्सटेंस है हमारे वो काम करने लगते हैं, इंजन वगैरह है, ठीक है, फ्यूल है, हमारा खाना बनने लगता है, यानी हमारी मैकेनिकल जो हमारे यूटेंसिल्स हैं वो वर्क करने लगते हैं, यानी उसने अपने अंदर जो केमिकल एनर्जी अब्जॉर्ब थी उस फ्यूल ने, वो उसने हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दी, ठीक है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ हम थर्मोडायनामिक्स का ही ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ थर्मोडायनामिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम थर्मोडायनामिक्स लेकर आगे चलेंगे। आप इस जनरल से इंट्रोडक्शन को नोट डाउन करो। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की प्रोसेस की, कि किस तरह से थर्मोडायनामिक्स प्रोसीड होता है। जैसे कि आपने देखा, आप थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल करते हो ऑन बल्क, ओके, आप माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर इसे एप्लीकेबल करते हो, अप्लाई करते हो। तो कैसे अप्लाई करोगे, कैसे ही प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले देखो, 3 तरह के यहाँ पर आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे। एक है सिस्टम, दूसरा है सराउंडिंग और तीसरा है बाउंड्री। क्या होते हैं ये टर्म, कि कौन से थर्मोडायनामिक टर्म है। तो सबसे पहले सिस्टम को समझ लो। सिस्टम क्या है, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का एक पार्ट है इन विच थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन आर मेड, यानी उस पार्ट पर, यूनिवर्स का वो पार्ट जिस पर आप थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, कर रहे हो, जिसको आपने हीट दी है, वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। यानी आप कह सकते हो कि थर्मोडायनामिक्स में जो आपका ऑब्जेक्ट है, या आप कह सकते हो जो आपका सब्जेक्ट है, वही सिस्टम है। जैसे कि आप थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर, मान लो आपने एक पानी का ग्लास लिया है, ओके, उस पानी के ग्लास को आपने हीट दी है, आपको देखना है कि किस तरह से हीट इसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो उस टाइम आपके लिए जो वो पानी का ग्लास है वही आपका सिस्टम होगा। समझ में आती है ये चीज़, ठीक है। तो सिस्टम की हमारी कंसेप्ट क्लियर होती है। उसके बाद हम सराउंडिंग देखते हैं, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। अब उस सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सारा आपका सराउंडिंग कहलाएगा। क्लियर होती है चीज़। आपका जो पानी का ग्लास था वो आपका सिस्टम था, ओके। उस पानी के ग्लास के अलावा जो भी आपके आसपास है यूनिवर्स में, इवन होल यूनिवर्स में, उसको हम सराउंडिंग नाम देंगे। फिर एक थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है बाउंड्री। बाउंड्री यानी आपके सिस्टम को, ओके, आपके सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला जो भी टर्म है उसको हम बाउंड्री कहते हैं, ओके। एनीथिंग दैट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, कोई भी चीज़ जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है उसे बाउंड्री नाम दे सकते हो। वो बाउंड्री विजिबल भी हो सकती है, इनविजिबल भी हो सकती है। जैसे देखो, आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है जिसमें पानी है या जो भी सोल्यूशन फिल है, उसे आप हीट दे रहे हो, ओके, यानी आप थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन देख रहे हो। तो इस पर्टिकुलर जो आपका कंटेनर है उसे आप सिस्टम नाम दोगे, यानी इस कंटेनर में ही आप अपने थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन देखने वाले हो। और इसके अलावा जो भी कंप्लीट यूनिवर्स में प्रेजेंट है आपका, वो कहलाएगा सराउंडिंग, ओके। और सराउंडिंग के अलावा अब आपकी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो लाइन है आपकी, वो क्या कहला रही है, यहाँ पर बाउंड्री नजर आ रही है आपको। यहाँ पर बाउंड्री विजिबल है, ठीक है। इस कंटेनर की जो भी बाउंड्री होंगी, जो वॉल्स होंगी, वही हमारे सिस्टम के लिए बाउंड्री कहलाएंगी, क्योंकि वो वॉल सेपरेट कर रही है सिस्टम को किससे, कंप्लीट सराउंडिंग से। ये चीज़ क्लियर होती है आपकी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के बारे में हमने देख लिया कि हाँ, सिस्टम वो यूनिवर्स का वो पार्ट है जिस पर हमें अपनी थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करनी है। स्टेट देखो, स्टेट यानी कंडीशन, उसकी हालात, किसके, सिस्टम की कंडीशन, ठीक है। तो देखो स्टेट क्या है, स्टेट इज द कंडीशन इन विच द सिस्टम इज प्रेजेंट, ओके। वो कंडीशन है जिसमें हमारा सिस्टम प्रेजेंट है। एंड इट कैन बी डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे, बाय स्पेसिफाइंग सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक, जैसे देखो कोई भी सिस्टम है, इसकी कंडीशन जिसमें ये प्रेजेंट है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, इसकी स्टेट ऑफ सिस्टम। ऑब्वियसली इसके हालात, उसकी कंडीशन। अब कौन कौन सी कंडीशन हो सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करेंगी। जैसे देखो, सबसे पहले तो इसकी स्टेट ही होगी कि ये जो उसमें प्रेजेंट आपका सिस्टम है वो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ओके। फिर इसका टेम्परेचर होगा कि पहले इसका टेम्परेचर क्या था, आपने उसके बाद उस पर अप्लाई किया अपना थर्मोडायनामिक्स, तो इसके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आया, ओके। फिर उसके अलावा प्रेशर देखोगे कि आपका ये सिस्टम कितने प्रेशर पर प्रेजेंट है, ओके। और वॉल्यूम है इसका कि थर्मोडायनामिक्स आपको अप्लाई करनी है सिस्टम पर, इसका वॉल्यूम कितना था। तो इनके थ्रू आप स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ, ये सिस्टम की स्टेट है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम
स्टेट को किन प्रॉपर्टीज से एक्सप्लेन करते हो आप? सबसे पहले तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर बताता है एक्चुअल में कि हमारा सिस्टम कितने प्रेशर पर प्रेजेंट था जब आपने इस पर थर्मोडायनामिक्स अप्लाई की। वॉल्यूम कह सकते हो आप, टेम्परेचर कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारी हमारे स्टेट्स ऑफ सिस्टम है, यानी ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करती हैं, जो कि हेल्प करती है हमारी थर्मोडायनामिक्स को एक्चुअल में समझने के लिए। तो आप इन्हें नोट डाउन करो। फिर इन स्टेट्स का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो भी हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सिस्टम की स्टेट को समझने के बाद हम देखते हैं कि स्टेट जो है वो कंडीशन है जिसमें हमारा सिस्टम प्रेजेंट है। टेम्परेचर की कितनी कंडीशन पर प्रेजेंट है, प्रेशर की कितनी कंडीशन पर प्रेजेंट है, या मास की कितनी कंडीशन थी जब आप उस पर थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर रहे थे, उसका वॉल्यूम कितना था, ये सारी कंडीशंस उसकी स्टेट कहलाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि स्टेट्स को हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिस्टम की स्टेट को, जैसे कि वॉल्यूम है, मास है, प्रेशर है, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ का एक स्पेशल टाइप का डिवाइडेशन है, दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सिस्टम की स्टेट बताती हैं, उनका पहला डिवाइडेशन है, एक तो स्टेट फंक्शन कहलाती है और दूसरी कहलाती है हमारी पाथ फंक्शन। और जो दूसरा डिवाइडेशन है उसमें प्रॉपर्टीज़ को हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में डिवाइड किया है। तो ये दोनों डिवाइडेशन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उन प्रॉपर्टीज़ के लिए स्टेट फंक्शन, ओके। State function are the properties that depend on the state of system. State function नेम इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड कर रही हैं, एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड टू अटेन द स्टेट। उस स्टेट को अटेन करने के लिए हमारे सिस्टम ने क्या पाथ फॉलो किया, कितना उसने वर्क किया, इस पर डिपेंड नहीं करती हैं, सिर्फ उसकी स्टेट पर डिपेंड कर रही हैं जो प्रॉपर्टीज़, उन्हें हम स्टेट फंक्शन नाम देते हैं, ठीक है। कि इस टाइम उसकी क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, क्या टेम्परेचर है, या क्या वॉल्यूम है, क्या मास है, वो देखोगे तो आप कहोगे स्टेट फंक्शन आप देख रहे हो। ये नहीं देखोगे आप कि उसने उस स्टेट को गेन करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया था। ये चीज़ क्लियर होती है। जैसे हम स्टेट फंक्शन के लिए एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, और उसके अलावा एंट्रोपी भी आप लिख सकते हो। ये सारी टर्म्स हम आगे धीरे धीरे क्लियर करेंगे कि क्या होती हैं ये, ठीक है। एंट्रोपी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करती हैं, ओके। उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, पाथ फंक्शन। ऑब्वियसली नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टेट पर डिपेंड नहीं करेंगी, ये उस पाथ पर डिपेंड करेंगी जिस पाथ से गुजरकर हमारा सिस्टम आया है, ओके। तो पाथ फंक्शन हम कह सकते हैं डिपेंड ऑन द पाथ, ओके। ओनली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि पाथ पर डिपेंड करती हैं, हीट कैपेसिटी एंड वर्क, ओके। ये 3 आपको ध्यान में रखना है, इससे फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ तो हमारी स्टेट फंक्शंस होंगी और कौन सी पाथ फंक्शन होंगी। पाथ फंक्शन में 3 प्रॉपर्टीज़ फिक्स हैं, हीट कैपेसिटी और वर्क। आप इन्हें याद कर लेते हो तो उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ आप सिस्टम के लिए देखते हो वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आपकी स्टेट फंक्शंस होंगी। ये चीज़ क्लियर होती है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं आपको, मल्टीपल क्वेश्चन में पूछेंगे कि कौन सी इसमें से स्टेट प्रॉपर्टी है और कौन सी यहाँ पर पाथ फंक्शन है। तो आप आसानी से बता सकते हो अगर आपको पाथ फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टी याद है तो उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी उसमें लिखी हुई होगी वो स्टेट फंक्शन होगी। ये चीज़ क्लियर होती है। फिर उसके बाद एक दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करने के लिए, जिसमें हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करते हैं एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखते हैं आपकी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, डोंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। आपने जो भी सिस्टम लिया है उसका जो भी मैटर है, ठीक है, उसके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या नाम देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। अब एक्सटेंसिव ऑब्वियसली इसके जस्ट अपोजिट होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ यानी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, ओके। आपके मैटर का कितना अमाउंट आपके पास है उस पर डिपेंड करती है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन क्लियर होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर है हमारा, ओके। देखो, डोंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर के अमाउंट पर आपके पास पानी का 1 गिलास था, उसका टेम्परेचर भी वही होगा जो 1 बाल्टी भरा हुआ पानी का होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर वो कंडीशन है हमारी, वो प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ से हमें समझ में आता है, आपके पास 1 बाल्टी थी गर्म पानी की, उसका टेम्परेचर आपने मेजर किया, उस बाल्टी में से आपने 1 गिलास निकाल लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाल्टी में ज़्यादा पानी था और गिलास में कम है तो टेम्परेचर में वेरिएशन होगा, टेम्परेचर दोनों का सेम होगा,
ओके। तो टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड नहीं करती है मास पर। ओके, उसके बाद प्रेशर के साथ सेम कंडीशन है। कॉन्सेंट्रेशन भी ऑब्वियसली हम पढ़कर आए, कॉन्सेंट्रेशन मास पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, और मोलर एंथैल्पी है, एंथैल्पी एंट्रोपी क्या होती है, ये सारी कंडीशंस हम आगे धीरे धीरे क्लियर करेंगे। ये सारी कुछ स्पेशल टर्म्स है जो कि थर्मोडायनामिक्स में यूज़ की जाती है। अभी सिर्फ इतना समझो आप कि मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी है, मोलर वॉल्यूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारे आपकी क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, यानी ये मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। जितनी भी आप ध्यान में रखना, जितनी भी स्पेसिफिक या मोलर प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो सारी की सारी आपकी इंटेंसिव में आएंगी, यानी वो डिपेंड नहीं करेंगी मास पर। क्लियर होती है चीज़? ओके, फिर उसके बाद एक्सटेंसिव, हमें इसकी डेफिनेशन पता है। एक्सटेंसिव यानी कि डिपेंड कर रही है किस पर, मास पर डिपेंड कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मास ही हो जाएगा, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है। ओके, कम मास का अगर कोई पर्टिकुलर हमारे पास सब्सटेंस है, उसका वॉल्यूम कम होगा, ज़्यादा मास है तो वॉल्यूम भी ऑब्वियसली ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा वो। ठीक है, एंथैल्पी आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, गिब्स एनर्जी है, ये सब क्या है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आगे आप स्पेसिफिक लगा दो या मोलर लगा दो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती हैं। ये चीज़ क्लियर होती है। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास उस सब्सटेंस के लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, तो आज जो हमारा जर्नल से इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनामिक्स के लिए वो कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने समझा कि एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स है क्या, इसे किस तरह हमने केमिस्ट्री से जोड़ा है, वो चीज़ हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि थर्मोडायनामिक्स में हम करते क्या हैं, क्या करते हैं, हम सिस्टम की स्टडी करते हैं। सिस्टम हमने समझा, तो सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करने वाले कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ देखी, उनका डिवाइडेशन हमने देखा। आई होप ये हमारा जर्नल से इंट्रोडक्शन हमारा आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, इससे हमें थर्मोडायनामिक्स को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स की स्टडी और डिटेल में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।